कृष्ण शॉपिंग मॉल के अंदर घुसा और अपने लिए कपड़े ढूंढने लगा। तभी उसे किसी औरत की आवाज सुनाई दी जो सेल्स गर्ल से कुछ कह रही थी। उस औरत ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, गले में सोने की माला और माथे पर सिंदूर टीका था जो उसके शादीशुदा होने का संकेत दे रहा था। उसकी उम्र करीब 35 से 40 साल रही होगी। वो मोटी थी। वो औरत सेल्स गर्ल्स की तरफ देखते हुए बोली, ए लड़की, ये साड़ियां पहनकर दिखा, मुझे इन्हें खरीदना है। सेल्स गर्ल्स ने औरत को देखा और थोड़ी हिचकिचाते हुए जवाब दिया, हम इसे नहीं पहन सकते, लेकिन अगर आपको खरीदना है तो हम इसे खोलकर आपको दिखा सकती है। सेल्स गर्ल्स के जवाब पर औरत का गुस्सा भड़क गया। उसने कहा, तू मुझे सिखाएगी? मैं देखती हूं तेरी नौकरी कैसे जाती है। तू कपड़े पहनकर ट्राई करती है या नहीं? उसकी बात सुनकर सेल्स गर्ल्स डर गई और डर के मारे उन कपड़ों को ऊपर से लपेटकर पहनने लगी। सेल्स गर्ल्स ने डरते हुए औरत की तरफ देखा और कहा, देखिए साड़ी कैसी है। औरत ने भारी अंदाज में उसे देखा और बोली, अब तूने इन कपड़ों को गंदा कर दिया है, उनके पैसे कौन देगा? ये सुनते ही सेल्स गर्ल्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया कि औरत पहले तो पहनकर दिखाने की बात कर रही थी और अब कह रही थी कि कपड़े गंदे हो गए हैं, जबकि उन कपड़ों में कहीं भी दाग नहीं लगे थे। यह साफ था कि वो औरत सेल्स गर्ल्स को नीचा दिखाना चाहती थी। उसने औरत को घूरते हुए कहा, तुम मुझे क्या सिखाओगी? पर मैंने वही किया जो तुमने कहा था। तुम मुझे बदतमीज कह रही हो। यह सुनकर औरत गुस्से से और भी भड़क उठी। उसने आसपास खड़े लोगों को इकट्ठा किया और कहा, देखो ये लड़की मेरे खरीदे हुए कपड़ों को पहनने लगी और इन्हें गंदा कर दिया। अब इनका क्या होगा? कौन इनके पैसे देगा? औरत ने तमाशा शुरू कर दिया। कृष्णा ये सब दूर से खड़े होकर देख रहा था। जब उसने सेल्स गर्ल्स को पहचाना तो उसके होश उड़ गए। उसने खुद से कहा, निशा, ये तो तुम हो। फिर वो चुपचाप और ध्यान से देखता रहा, ये समझते हुए कि निशा को वो मोटी औरत परेशान कर रही थी। शॉपिंग मॉल में जितने भी ग्राहक थे वो मोटी औरत की ऊंची आवाज और हंगामा सुनकर वहां इकट्ठा होने लगे। वो औरत निशा की तरफ देखते हुए चिल्लाई, अरे ये फटीचर गरीब, कभी इतनी महंगी साड़ियां पहनने की औकात नहीं है, लेकिन आज मेरे खरीदे हुए कपड़े पहन रही है। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े लोग निशा को हीन भावना से देखने लगे। किसी ने मजाक में कहा, अरे ये लड़की कितनी गरीब लगती है, फिर भी इतनी महंगी जगह काम करने आती है। दूसरी महिला ने ताना मारा, हाँ जरूर ये ग्राहकों के कपड़े पहनने का बहाना बनाती होगी। इन बातों से वो मोटी औरत और मनी मन खुश हो गई। उसने फिर चिल्लाकर कहा, ये तो अमीरों के कपड़े गंदे कर देती है। अरे इन जैसे लोग क्या जानेंगे महंगे कपड़ों की कदर। चारों तरफ खड़े लोग निशा को जोकर की तरह देखने लगे। हंसी मजाक और तानों का माहौल बन गया। तभी वो औरत निशा की तरफ इशारा करते हुए बोली, अब ये साड़ी तूने गंदी कर दी है तो अपनी सैलरी से 50,000 रुपये काट कर दे। ये सुनते ही निशा के होश उड़ गए, उसकी आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं किया था, वो सिर्फ उस औरत की बात मानकर साड़ी पहनकर दिखा रही थी, लेकिन अब उसे झूठे इल्जाम और अपमान का सामना करना पड़ रहा था। उसकी हालत देखकर पास खड़ा कृष्ण अब और सहन नहीं कर सका। कृष्ण ने देखा कि निशा की आंखों से आंसू बहने वाले थे। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया और तुरंत आगे बढ़कर उस मोटी औरत के सामने खड़ा हो गया। कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, देखिए आंटी जी, आप बहुत ज्यादा तमाशा कर चुकी हैं। ये शॉपिंग है, आपका घर नहीं जहां आप किसी पर भी इल्जाम लगा दें। अगर आपको ये कपड़े खरीदने हैं तो चुपचाप खरीदिए, वरना यहां से चली जाए, वरना ये मुझसे सहन नहीं होगा। कृष्ण का इतना कहना था कि वो मोटी औरत उसकी तरफ घूरने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, ये लड़का कौन है जो मुझसे इस तरह बात कर रहा है? लगता है इसे सिखाना पड़ेगा। मगर कृष्ण बिना डरे सीधा उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा। अब वहां खड़े लोग भी धीरे धीरे इस तमाशे को देखने लगे। वो मोटी औरत कृष्ण को ध्यान से देखा और तुरंत पहचान लिया। वो मन ही मन सोचने लगी, यही वही लड़का है जिसने मेरे भतीजे आदित्य को परेशान किया और उसकी गर्लफ्रेंड से अलग कर दिया। अब ये मेरे सामने आ ही गया है, आज मैं इसे इसकी औकात दिखाकर रहूंगी। सुधा, जो आदित्य की चाची थी, पिछले रात हुई घटना से आदित्य ने कृष्ण के बारे में बहुत छानबीन किया, लेकिन कृष्ण के बारे में कुछ नहीं पता लगा पाया। इस वजह से आदित्य ने अपने चाची को निशा के पास में निशा को परेशान करने के लिए भेजा था और
उसकी चाची जो सुधा निशा को परेशान करने आ गई थी, लेकिन उसे उसके भतीजे को परेशान करने वाला मिल गया था, जिससे सुधा बहुत गुस्से में थी। उसने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाने के लिए जोर से आवाज लगाई, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सुधा की आवाज सुनते ही मॉल के 2 सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने पूछा, मैडम क्या हुआ, आपको क्या परेशानी हो रही है? सुधा ने क्रोध में भरकर कहा, देखो ये फटीचर लड़का मुझसे बदतमीजी कर रहा है, इसे तुरंत बाहर निकालो और जेल में बंद करवा दो। सिक्योरिटी गार्ड सुधा की बात सुनकर सतर्क हो गए। वे जानते थे कि सुधा रेगुलर कस्टमर थी और काफी खानदानी अमीर थी। उन्होंने कृष्ण की तरफ देखा, जिसके कपड़े साधारण और पुराने लग रहे थे। ये देखकर उन्हें लगा कि सुधा सही कह रही है। गार्ड्स ने कृष्ण को पकड़ने के लिए कदम बढ़ाया। कृष्ण अपनी सफाई देना चाहता था, लेकिन आसपास खड़े हुए लोग और उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने कृष्ण की सफाई सुनने के मूड में नहीं थे। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, कृष्ण ने कहा, भाई ये औरत आप लोगों से झूठ बोल रही है। अगर आपको भरोसा नहीं हो तो आसपास खड़े हुए लोगों से आप पूछ सकते हो। कृष्ण ने कहा और उन लोगों की तरफ देखने लगा जो उधार भीड़ लगाकर उनको देख रहे थे। लेकिन कृष्ण की बात सुनकर लोगों ने कुछ बोलना सही नहीं समझा, क्योंकि वो जानते थे कि वो औरत कितनी अमीर थी। उसके सोने के हर देख करके लोग पहले से ही उसके बारे में सोच रहे थे, और वही दूसरी तरफ कृष्णा जो सिंपल कपड़े पहने हुए थे, उसकी तरफ से बोलकर कोई मुसीबत लेना नहीं चाहता था। लेकिन एक गार्ड ने उसकी बात बीच में ही काट दी और कहा, चुप कर, हमें सुधा मैडम ने बुलाया है, वो झूठ नहीं बोल सकती, तू यहाँ सिर्फ तमाशा करने आया है, बाहर निकल। गार्ड्स ने कृष्ण को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, पहले सच जान लो, फिर जो करना हो करो। ये औरत झूठ बोल रही है, मैं यहाँ खरीदारी करने आया हूँ, कोई तमाशा करने नहीं। सुधा ने हंसते हुए कहा, अरे इस लड़के की इतनी औकात कहां कि ये यहाँ कुछ खरीद सके। ये सिर्फ परेशान करने के लिए यहाँ आया है, इसे यहाँ से बाहर फेंको। ये सब सुनकर आसपास खड़े लोग फिर से कृष्ण को हीन भावना से देखने लगे। किसी ने कहा, हाँ सुधा मैडम सही कह रही हैं, ये गरीब लोग अमीरों को ही परेशान करते हैं। कृष्ण ने गहरी सांस ली और चारों तरफ देखते हुए कहा, ये जो तमाशा हो रहा है, ये सिर्फ तुम्हारे पैसे और दिखावे की वजह से है। सुधा ने क्रोध में सिक्योरिटी गार्ड्स को चिल्लाकर कहा, अब और देर मत करो, इसे तुरंत बाहर फेंको। कृष्ण जो अब तक शांत था बोला, मैं सच में अपने लिए कपड़े खरीदने आया हूं, अगर आपको यकीन न हो तो मैं अभी खरीद सकता हूं। वो दोनों गार्ड्स की तरफ देखकर शांत स्वभाव से मुस्कुराया। सच में अगर कृष्ण चाहे तो वो सिर्फ स्टोर रूम के कपड़े ही नहीं, पूरे शॉपिंग मॉल को खरीद सकता था। उसके पास इतनी संपत्ति थी कि उसे ये एहसास नहीं था कि उसके परिवार के पास कितना पैसा है। अगर कृष्ण का मन होता तो वो पूरे मॉल को चुटकियों में खरीद सकता था, क्योंकि उसके परिवार के पास वो धन था जिसे खर्च करने के लिए किसी को भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कृष्ण के परिवार के पास इतना पैसा था कि वह किसी भी बड़ी संपत्ति को खरीद सकते थे। जैसे समुद्र से एक गिलास पानी निकालने जितना मुश्किल काम हो, वैसे ही उनके लिए यह सब आसान था। उनके पास इतना धन था कि उसे मापने के लिए कोई शब्द या आंकड़ा भी कम पड़ जाता। कृष्ण के परिवार की शक्ति और सामर्थ्य इतनी विशाल थी कि खुद कृष्ण भी इसके पूरे पैमाने को नहीं समझ पाता था। कृष्ण की बात सुनकर आसपास खड़े लोग हंसने लगे। उनमें से एक व्यक्ति मजाक उड़ाते हुए बोला, तेरे जैसे फटीचर लोग इस स्टोर से कपड़े खरीद सकते हैं, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। उसकी बात पर दूसरी महिला ने ताना मारते हुए कहा, अबे तूने कभी अपनी जिंदगी में इतने महंगे कपड़े देखे भी हैं या सिर्फ सपने में देखे हैं? यहां बड़ी बड़ी बातें करने आया है। वो महिला और कोई नहीं, सुधा ही थी। सुधा की बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड्स ने कृष्ण को बाहर ले जाने की कोशिश शुरू कर दी। तभी एक भारी आवाज गूंज उठी, रुको, कौन है जो इस लड़के को बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है? उस आवाज को सुनकर सब जैसे स्तब्ध रह गए। ऐसा लगा मानो आसमान से बिजली गिर गई हो। सभी ने आवाज की दिशा में देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो सूट बूट में सजा हुआ था वहां आता दिखाई दिया। उसके सिर पर बाल नहीं थे, लेकिन उसका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। उसके हाथों में कुछ कागजात थे और साथ में उसका असिस्टेंट चल रहा था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उस स्टोर का मैनेजर था।
जैसे ही मैनेजर वहां पहुंचा, सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक कदम पीछे हटना शुरू कर दिया। सुधा की आंखों में अचानक एक चमक आ गई। उसने मैनेजर की ओर देखते हुए कहा, मैनेजर जी, ये लड़का हमें परेशान कर रहा है और दावा कर रहा है कि वो यहां से कपड़े खरीदने आया है। इसकी हालत देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ खरीद भी पाएगा। मैनेजर ने सुधा की पूरी बात ध्यान से सुनी। उसने अपना हाथ उठाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। फिर उसने कृष्ण की तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरी समझदारी झलक रही थी। मैनेजर ने सिक्योरिटी गार्ड्स को आदेश दिया, इस लड़के को छोड़ दो। फिर कृष्ण की ओर मुड़कर उसने कहा, अगर तुम सच में यहां कपड़े खरीदने आए हो तो खरीदो, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। कृष्ण ने पलटकर सुधा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरी मुस्कान थी। उसकी मुस्कान में विनम्रता झलक रही थी। कृष्ण ने पलटकर निशा की तरफ देखा, जो साड़ी को तहकर रख रही थी। ये वही साड़ी थी जिसे पहनने के लिए सुधा ने दिया था। कृष्ण ने साड़ी की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा, मैनेजर जी, मुझे ये साड़ी पैक कर दीजिए। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े लोग ठहाके लगाने लगे। उनकी नजर में कृष्ण किसी जोकर से कम नहीं लग रहा था। वे सोच रहे थे कि इतना साधारण दिखने वाला लड़का इतनी महंगी साड़ी खरीदने की बात कैसे कर सकता है। ये उनके लिए मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। मैनेजर ने साड़ी को देखा और फिर कृष्ण की तरफ नजर घुमाई। वो खुद भी हैरानी में था। आखिरकार उसने गंभीरता से पूछा, क्या तुम सच में इस साड़ी को खरीद सकते हो? तुम्हें पता है ये साड़ी बहुत महंगी है। निशा भी अब तक ये सुन चुकी थी कि कृष्ण ने उस साड़ी को खरीदने की बात की है। उनकी आंखों में भी सवाल था, लेकिन कृष्ण ने उनकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं इस साड़ी को खरीदना चाहता हूं, आप बस इसकी कीमत बताइए। मैनेजर ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, सर, ये साड़ी 48,000 रुपए की है। क्या कृष्णा इस साड़ी को खरीदेगी और इस साड़ी को खरीदकर इन सब लोगों का मुंह बंद कर देगा? क्या होगा आगे? ये सब जानने के लिए बने रहे मल्टी मिलियनियर।